Hello friends, my name is Tarun Agrawal, Assistant Professor in Biani Group of College. Today I am delivering a third lecture on regular expressions in theory of computations on behalf of GuruKPO.com. तो today we will discuss what is actually regular expressions. तो regular expression के अंदर मैं आपको एक पहले सिंपल सा टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, इक्विवेलेंस ऑफ DFA एंड NDFA. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज DFA, NDFA एंड कन्वर्जन ऑफ NDFA टू DFA. बट टुडे वी विल डिस्कस इक्विवेलेंस ऑफ DFA एंड NDFA कि दोनों जो NDFA DFA हैं वो इक्वल है या नहीं, कोई दो मशीन जो है वो इक्वल है या नहीं. तो मैंने कोई दो मशीन बनाई हुई है, दो मशीन मैंने बनाई हुई है. इसके अंदर मशीन M1, मशीन M2, मशीन M1 एंड मशीन M2. इसके अंदर तीन स्टेट हैं, Q0, Q1, Q2. और इसके अंदर जो स्टेट है वो है चार स्टेट, Q0, Q3, Q4, Q5 एंड Q6. ये आपकी स्टेट है. तो हमको चेक करना है कि दोनों जो मशीन है, ये मशीन M1, ये मशीन M2, ये दोनों मशीन इक्वल है या नहीं. तो हाउ वी कैन चेक टू मशीन्स, टू ऑटोमेटा, इधर इज इट इक्वल और नॉट, इधर इज इट इक्वल और नॉट. तो अपन जो दोनों मशीन है इनको इक्विवेलेंस चेक करेंगे. इक्विवेलेंस चेक करने के सबसे पहले मशीन में सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट स्टेप अपने को ये देखना है कि मशीन में जो है स्टेट्स के जो नेम है वो अगर सेम है, अगर दोनों मशीन के नेम सेम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है. और दोनों के मशीन के जो नेम है, जो नेम इसमें Q0 इनिशियल स्टेट है, इसमें इनिशियल स्टेट जो है आपकी Q3. तो दोनों जो मशीन के स्टेट है आपको पहले चेक करना है कि इसके नेम सेम है या अलग अलग है. तो इसके अंदर जो मशीन अगर सेम है, इफ नेम ऑफ द स्टेट are common in M1 and M2, then the name of state of M1 which is similar to the state M1. कहने का मतलब कि आपका अगर कोई स्टेट सेम है तो दोनों का स्टेट सेम होंगी तो आपके कॉमन हो जाएगा नाम. अगर कॉमन नहीं है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि नाम सेम नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा आपका, इफ सो हेयर नो स्टेट इज कॉमन इन M1 and M2, hence the state starting with initial state Q0 and Q3 of M1 and M2 for the input A. कहने का मतलब अगर आपकी स्टेट नहीं है तो आपको अलग अलग दोनों के लिए निकालना पड़ेगा. अगर इनपुट सेम है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, उसी के अंदर कॉमन हो जाएगा. कहने का मतलब कि अगर दोनों में सिंपल है, दोनों में अगर एक ही नाम है, एक ही नेम है, एक ही स्टेट के नाम है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है. अगर अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग करना है. तो इसके अंदर जनरली आपको अलग ही दिया जाता है. तो आपको जो अलग है ये आपका, इसके अंदर आपको स्टेट स्टार्ट करना है. Now how to check the equivalence of NDFA and DFA? सिंपल प्रोसेस इसके अंदर अपन फॉलो करेंगे. इनिशियल स्टेट सबसे पहले Q0 और Q3 इज द इनिशियल स्टेट इन बोथ मशीन्स M1 एंड M2. दोनों मशीन के लिए सबसे पहले आपको इनपुट ए के लिए इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है. इनिशियल स्टेट क्या है आपकी, इनिशियल स्टेट Q0 एंड Q3. दोनों मशीन के अंदर Q0 एंड Q3 आपकी इनिशियल स्टेट है. उसके बाद Q0A अगर आप इनपुट दे तो इनपुट 4 इनपुट A, इधर आपका 4 इनपुट B. इनपुट ए के लिए Q0A अगर आपने दिया तो आप इस डायग्राम से देख सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि डायग्राम से सही नहीं है तो आप ट्रांजिशन टेबल बना सकते हो इसकी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है. तो Q0A इनपुट दिया, Q0 आपकी नेक्स्ट स्टेट है, Q3 दिया A, Q3. आपके दोनों स्टेट को आप कंबाइन करोगे, Q0 एंड Q3 स्टेट आएगी विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो Q3 आपने पहले से ले चुके हो. फिर आप B के लिए अप्लाई करोगे सेम, Q0B, Q1, Q3B, Q4. दोनों मशीन का पैरेलली चल रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों इक्वलेंस है नहीं, तो दोनों को पैरेलली लेके चलना है. इनपुट दोनों के लिए एक इनपुट है आपका B, इन दोनों के लिए आपको चेक करना है. Q0 आपकी M1 मशीन के लिए इनिशियल स्टेट है, Q3 जो है आपकी M2 वाली इनिशियल स्टेट है. तो दोनों के लिए भी इनपुट अप्लाई किया, तो इधर से M1 इधर से Q4, दोनों को कंबाइन करोगे तो Q1 Q4. तो Q0 Q3 ऑलरेडी एग्जिट, मतलब ऑलरेडी आप ले चुके हो Q0 Q3 कंबाइन करोगे तो. लेकिन Q1 एंड Q2 जो है आप न्यू स्टेट, वी कैन से दिस इज द न्यू स्टेट बिकॉज डज नॉट एग्जिस्ट. फिर ऐसी सेम आपको अप्लाई करना है Q1 एंड Q4 के लिए. Q1 एंड Q4 के लिए आप अप्लाई करोगे फॉर द ए इनपुट ए के लिए Q1A Q2. आप डायग्राम में देख सकते हो Q1A इनपुट देंगे तो आप Q2 पे जा सकते हो, Q2. Q4A अगर दिया तो Q5 पे आप पहुंचोगे. यू कैन सी ऑन मशीन M2. कंबाइन करोगे Q2 एंड Q5 विच इज न्यू स्टेट, जो कि नई स्टेट है आपकी. उसके बाद Q2B1 के लिए अप्लाई करोगे, Q1B, Q4B, Q0 आएगी इसमें Q3. दोनों को कंबाइन करोगे, इसको नहीं लेना है बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से ले चुके हो. तो आपकी नई स्टेट कौन सी आई है, Q2 एंड Q5. Q25 सेम प्रोसेस करोगे जब तक नई स्टेट आएगी, वही जो आप पहले कन्वर्जन में देखा था वही प्रोसेस फॉलो करना है. बस इक्विवेलेंस कैसे करना है वो आपको देखना है.
ऐसे Q2 और Q5 के लिए करोगे Q2A, Q1, Q5A, Q6 कंबाइन करोगे विच इज न्यू स्टेट, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है। B के लिए करोगे Q2B, Q5B, Q2 Q5 आएगा दैट विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसको आपको नहीं लेना है। तो नई स्टेट कौन सी आ गई, Q1 और Q6, ये लास्ट है। इसके बाद आपकी टेबल बन जाएगी। इसको जैसे करोगे Q1 Q6 को, फिर आपकी नई स्टेट आएगी, इसके बाद नहीं आएगी वैसे नई स्टेट, लेकिन अगर आती है तो वापस से फर्दर फॉलो करना है। कब तक फॉलो करना है, जब तक आपकी नई स्टेट आना बंद ना हो जाए। जैसे ये प्रोसेस पूरा फॉलो कर लो आप, जैसे आपका पूरा प्रोसेस हो जाए, नई स्टेट आना बंद हो जाए, फिर आप टेबल ड्रॉ करोगे। हाउ टू ड्रॉ द टेबल, उस टेबल के बिहाफ पे आप कंडीशंस बताऊंगा, सिचुएशंस बताऊंगा कि आप कैसे बोल सकते हो कि आप उस टेबल की बेस पे आप बोल सकते हो कि बोथ जो है आपके बोथ NDFA एंड DFA बोथ मशीन्स आर इक्वल और नॉट। आफ्टर कंप्लीशन दिस प्रोसेस ड्रॉ द टेबल। ये स्टेट आपके आई Q0 Q3, Q1 Q4, Q2 Q5, Q1 Q6। इन स्टेट के बाद आपकी न्यू स्टेट आना बंद हो गई। उसके बाद आपने इनपुट ए के लिए Q0 Q3, यानी Q0 Q3 में आपका इनपुट ए के लिए ये आ रहा था Q0 Q3, और बी के लिए Q1 Q4 आपने कैलकुलेट किया था। Q1 Q4 के लिए Q2 Q5 आया, Q0 Q3, ऐसे ही Q1 Q5 के लिए आपके एंड सो ऑन। ये आपने टेबल ड्रॉ करी। अब इस टेबल को देख के आपको बताना कि जो है आपका दोनों मशीन्स इक्वल है या नहीं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि अगर इनिशियल वर्सेस इनिशियल, इनिशियल वर्सेस इनिशियल, या इनिशियल टू इनिशियल आप बोल सकते हो, इनिशियल टू इनिशियल, इनिशियल टू इनिशियल, फाइनल टू फाइनल, यू कैन से इनिशियल टू इनिशियल, फाइनल टू फाइनल, और इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू इंटरमीडिएट, इनिशियल टू इनिशियल, फाइनल टू फाइनल आपको चेक करना है। हर एक स्टेट में आपको ये चेक करना है और राइट का साइन लगाना है। एक भी अगर क्रॉस हो जाता है, एक भी अगर क्रॉस हो जाए टेबल में, दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स इट। आपने Q0 आपने इनिशियल स्टेट है, ये देख सकते हो इनिशियल स्टेट, उसमें Q3 इनिशियल, ओके। Q1 Q4 इंटरमीडिएट है, ना तो इनिशियल ना फाइनल, ओके। इसलिए मैंने लिखा इनिशियल टू इनिशियल, मतलब इसमें इनिशियल है, मशीन M1 में इनिशियल, उसमें भी इनिशियल है, गुड, ओके, राइट का साइन। फाइनल है उसमें, उसमें भी फाइनल है, ओके, राइट। Q2 Q5 इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q6 ये भी इंटरमीडिएट, Q2 Q5 अगेन इंटरमीडिएट, ओके। Q0 Q3 इनिशियल टू इनिशियल, ओके। Q2 Q5 इंटरमीडिएट, ओके। Q0 Q3 इनिशियल एंड वो फाइनल, ओके। तो सारे आपके राइट हो गए। आपके ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, इनिशियल टू इनिशियल, फाइनल टू फाइनल, इंटरमीडिएट टू इंटरमीडिएट। दैट मीन्स वी कैन से बोथ मशीन M1 एंड M2 आर इक्वल। बिल्कुल सिंपल। अगर आपकी सारे राइट लग जाते हैं, आप चेक कर लें। एक भी अगर क्रॉस हो जाता है, कैसे क्रॉस कैसे लगेगा आपका कि एक में तो इनिशियल, कहीं उसमें फाइनल है, या फिर फाइनल है तो एक में आप, दूसरे में आपका जो है इंटरमीडिएट है, एक में इंटरमीडिएट है तो दूसरे में हो सकता है फाइनल है, तो उस केस में आपका इक्वलेंस आप नहीं बोलोगे। नाउ वी विल डिस्कस रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब आप लोग कौन सी, सबसे पहले मैं आपको कौन सी टेक्निक्स पढ़ा रहा हूँ, TFA और NDFA यानी फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ जो लैंग्वेज चलेगी वो कौन सी लैंग्वेज चलेगी, रेगुलर लैंग्वेज। तो रेगुलर लैंग्वेज को अपन एक्सप्रेस करने के लिए, उसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। कैसे करेंगे अपन, इसका मैंने सिंपल सा, फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ रेगुलर लैंग्वेज चलती है। द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए रेगुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में आपके तीन ऑपरेटर जनरली अपन काम में लेंगे। तीन ऑपरेटर कौन कौन से हैं आपके, प्लस ऑपरेटर, डॉट और स्टार। स्टार को जनरली हम क्लीन क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीन क्लोजर। तो प्लस ऑपरेटर जो है उसको यूनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं और पॉजिटिव क्लोजर भी बोलते हैं। ये आपको अभी न्यूमेरिकल्स करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव क्लोजर कब बोलेंगे और यूनियन ऑपरेटर कब बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉट कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर और स्टार इज क्लीन क्लोजर। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो अब आपकी जितनी भी रेगुलर लैंग्वेज है उन सबका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है। एक्सप्रेशन मतलब आप उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे अपनी लैंग्वेज को। आप कोई अपनी जनरल लैंग्वेज वो यूज़ करते हो, जैसे आपके घर के लिए कोई लैंग्वेज होगी, कोड वर्ड आप जिसको बोलते हो, तो आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हो, कोई लॉजिक, कोई आपका कंसेप्ट, ऐसी चीज़ आप पहले बताते हो ना सामने वालों को कि जो भी आपको कोड वर्ड होता है उसको आप एक्सप्लेन करोगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जो आपकी रेगुलर लैंग्वेज है उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, आप रेगुलर एक्सप्रेशन से करोगे। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि सबसे पहले इधर मैंने लिखा हुआ RL रेगुलर लैंग्वेज और इधर लिखा हुआ आपका रेगुलर एक्सप्रेशन।
तो रेगुलर लैंग्वेज मतलब ये लैंग्वेज एल, दिस इज द साइन ऑफ लैंग्वेज इक्वल टू एम्प्टी। तो ये इस लैंग्वेज को आप के सामने वाले को कैसे बताओगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब 5 मीन्स नल। अगर आपने लैंग्वेज के अंदर एप्स नॉट लिखा हुआ है, एप्स नॉट इज आल्सो नल, एप्स नॉट इज आल्सो नल। उसके बाद आपने सिंपल लैंग्वेज में लिखा ए, हाउ टू एक्सप्रेस दिस लैंग्वेज, ए मीन्स हाउ टू एक्सप्लेन दिस लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेस होगा सिंपल ए। उसने लिखा आपने लैंग्वेज में ए कॉमा बी, ए कॉमा बी मीन्स इधर ए और बी, तो इसको आप कैसे नोट करोगे, ए प्लस बी। ओके, नेक्स्ट आपने लिखा दोनों को कंबाइन किया, आपने कॉमा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे ए और बी, दैट मीन्स ए डॉट बी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसके में इसमें आपके पास चॉइस है, आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो और बोथ। लेकिन डॉट के अंदर क्या होगा, आपको दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही आपका काम होगा। क्या होगा? दोनों के कोऑर्डिनेशन से, यानी ए और बी का होना कंपलसरी है। उसके बाद आपने लिखा एल एप्स नॉट ए 2 टाइम्स ए 3 टाइम्स एन एंड एक्सेट्रा, दैट मीन्स ए क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर का मतलब है ए का कोई भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है प्लस एप्स नॉट। अगर आपका दूसरे वाली लैंग्वेज में एप्स नॉट नहीं है, इसमें एप्स नॉट नहीं है ना आपका, दैट मीन्स पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर मतलब ए प्लस। उसके बाद लैंग्वेज आपने लिखी एप्स नॉट ए बी बी ए, कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स ए प्लस बी स्टार, यानी ए और बी का कोई भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है, और स्टार मतलब इंक्लूडिंग एप्स नॉट। अगर यहाँ पे ये एप्स नॉट नहीं होता, यहाँ पे अगर ये एप्स नॉट नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस। रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज स्टार्टिंग विद 0 एंड एंडिंग विद 1, और वी कैन से स्टार्टिंग विद 1 और स्टार्टिंग एंडिंग विद 0, दैट मीन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल over the alphabet, over the input 0 and 1, over the input 0 and 1. This is the question. Okay, find the language starting with different symbol, starting and ending with different symbol. This is the numerical. तो आप starting with ending with different symbol का मतलब आप कैसे उसका expression करोगे? ये मैंने language बोली है कि ये आप अपनी language और इसका expression आप कैसे बनाओगे? तो आप सबसे पहले possibilities लिखोगे कि starting with 0, ending with 1, because over the given alphabet 0 and 1. उसके बाद आपका प्लस और आप बोल सकते हो, अभी प्लस की बात छोड़ो, और 1 से स्टार्ट किया 0, मिनिमम स्ट्रिंग। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में कोई कितनी भी जीरोस का कोऑर्डिनेशन हो सकता है, 1 हो सकते हैं आपके, एप्स नॉट भी हो सकता है। इसके बीच में भी आपका कितने भी जीरोस हो सकते हैं, कितने भी 1 हो सकते हैं, और आपके कितना एप्स नॉट हो सकता है। ये आपके सिंपल है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल, दिस इज द लैंग्वेज हाउ टू राइट रेगुलर एक्सप्रेशन। तो देख लें आप 0 और 1 बीच में कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब आप कुछ भी हो सकता है, एप्स नॉट भी हो सकता है। तो आप कुछ एप्स नॉट का मतलब 0 और 1 स्टार, और का मतलब प्लस, चॉइस है आपके पास 1 0 प्लस 1 स्टार्ट 0। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दिस लैंग्वेज। जो क्वेश्चन मैंने बोला ना, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल, दैट मीन्स स्टार्ट एंड एंडिंग यहाँ से 0 0 ऐसे होगा, या फिर आपका 1 इस तरीके से होगा, सिंपल। ये आपने लिख दिया यहाँ पे 1, ये आपका 1। दिस इज द स्टार्टिंग विथ सेम सिंबल। नाउ स्टार्टिंग विथ 0, ओनली स्टार्टिंग विथ 0। तो हाउ टू सॉल्व दिस लैंग्वेज, हाउ टू एक्सप्रेस दिस लैंग्वेज स्टार्टिंग विथ ओनली 0। स्टार्टिंग विथ ओनली 0 मीन्स इट्स सिंपल, आपको 0 से स्टार्ट करना है, 0 उसके बाद कुछ भी हो सकता है, 0 से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ भी हो सकता है आपका। स्टार्टिंग विद 1 से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बस आपके दिस इज द लैंग्वेज। अब बोला फाइंड द रेगुलर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन विच कंटेन एटलीस्ट 3 0, विच कंटेन एटलीस्ट 3 0। उसके लिए क्या करोगे आप, 3 0 एटलीस्ट आनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं, 1 कितने में हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 0। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 0 मतलब 3 0 मिनिमम, उसके बाद 3 0 तो फिक्स होनी चाहिए, इधर कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, यहाँ 3 0 एटलीस्ट होंगे आपकी। एटलीस्ट का मतलब 3 और मोर। यहाँ पे आपके कोई कितने भी 1 हो सकते हैं, 1 स्टार लिख सकता हूँ मैं, 1 स्टार 1 स्टार। और उसके बाद एटलीस्ट 3 0 का मतलब है कि आपके आगे कितनी भी 0 और आ सकती हैं कोऑर्डिनेशन में। तो आप क्या करोगे इसके लिए, 0 प्लस, यहाँ पे प्लस कर सकते हो, यहाँ पे आप प्लस कर सकते हो,
ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेशन आप प्लस कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 0 1 स्टार 0 1 स्टार 0 1 स्टार, और यहाँ पे कोई भी 0 का स्टार, और इधर भी आपको कोई भी 0 का स्टार, कोई भी कोऑर्डिनेशन आपका आ सकता है, कितनी भी 0, तो दोनों ही करेक्ट हैं आपके, दोनों ही क्या आपके करेक्ट है, क्योंकि एटलीस्ट 3 मिनिमम, इसमें भी 3 मिनिमम आपके आ रहे हैं, आगे पीछे आपने किया, दोनों ही आपके, और इस तरीके से एक्सप्रेशन बन सकता है। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।